नमस्कार। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आपके 14 अक्टूबर 2022 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि द हिंदू में मेंशन है उसको। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका आर्टिकल है वह आपके हिजाब बैन को लेकर के है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है सो 2 जज बेंच का आपको वो बनाया गया था, जिसमें दोनों जज का जो वर्डिक्ट है वह एकमत नहीं है। तो अब इससे जो है सो लार्जर बेंच को इस केस को भेज दिया जाएगा क्योंकि 2 जज बेंच ने यहाँ पे अपने अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू को रखे हैं। लेकिन जो दोनों जज बेंच का जो यहाँ पे जजमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुनने लायक है या समझने लायक है। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट। तो यहाँ पे आपको क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे अपने स्प्लिट वर्डिक्ट दिए, क्योंकि इनके अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे और इनके अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो यहाँ पे जस्टिस हेमंत कुमार गुप्ता जो हैं, इनका क्या कहना है? तो इन्होंने अपहेल्ड किया है कर्नाटका जो कि गवर्नमेंट का जो प्रोहिबिट करना है आपको हिजाब का जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, उसको इन्होंने बोला है कि वह डिसीजन सही है। अब इसके पीछे का जो तर्क है वो सुनिए ये क्या कहते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि आपको रिलीजियस बिलीफ, आप समझिएगा जरा, रिलीजियस बिलीफ कैन नॉट बी वर्न टू ए सेकुलर स्कूल मेंटेन द स्टेट फंड से। अगर आप स्टेट फंड से कोई स्कूल चल रहा है तो वहाँ पे रिलीजियस बिलीफ की कपड़े पहन के आना सेकुलरिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये सेकुलर प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं। जस्टिस गुप्ता सेड सेकुलरिटी मीन्ट यूनिफॉर्मिटी। अब इनके हिसाब से सेकुलर का मीनिंग होगा कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, और साथ में जो है सो आपको तो ये चीज़ें यूनिफॉर्म में भी दिखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जस्टिस गुप्ता। उसके बाद में जस्टिस गुप्ता क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हेल्ड कर रहे हैं आपके held that adherence of the uniform was a reasonable restriction to the आपको फ्री एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो है सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में जो है सो यूनिफॉर्म का भी आता है, और साथ में डिसिप्लिन रेनफोर्स द इनइक्वालिटी। और इनका कहना है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड है तो इक्वालिटी को री इन्फोर्स करता है। स्टेट हैड नेवर फोर्स स्टूडेंट आउट ऑफ द स्टेट स्कूल बाई रेस्ट्रिक्टिंग हिजाब। अब यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट जो है वह स्कूल के बाहर कोई लड़का या लड़की जो है सो कोई हिजाब पहनती है तो उसको जो है सो रोकता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डिसीजन टू स्टे आउट वाज ए वॉलंटरी एक्ट ऑफ द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो इनका सिंपल से ये कहना है कि सेकुलरिटी इट मीन्स डेट इक्वालिटी, और इक्वालिटी तब आएगी जब डिसिप्लिन होगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पे कही गई है, सेकुलरिटी, इक्वालिटी और साथ में आपको जो है सो डिसिप्लिन। तो यहाँ पे एक एंगल यह आता है आपका जो कि आपको ध्यान रखना है कि आपका एक तो हो गया कि आप सेकुलर हो गए, ठीक है? तो सेकुलर का आपका मीनिंग की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे यहाँ ना बोला कि डिसिप्लिन होना चाहिए। पहला तो है कि यहाँ पे डिसिप्लिन होना चाहिए, और डिसिप्लिन होगा तब जाके इक्वालिटी आएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी ऐसे ही चीज़ों को यहाँ पे लेके आएगा। सेकुलर पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो डिसिप्लिन और इक्वालिटी को जोड़ के आपसे क्वेश्चन बना सकता है। तो इस चीज़ का जो है सो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दूसरे जज हैं जो कि आपको सुधांशु धूलिया, इनके पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़े ही आपके यूनिक हैं, उसको भी हमें समझना और सुनना पड़ेगा। तो सुधांशु धूलिया जी क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो आपके सेकंड जज हैं, जो सुधांशु धूलिया हैं, इनके हिसाब से अगर आप बात कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको हुआ कि सेकुलरिटी का मतलब टॉलरेंस होता है टू द डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे देखिए, अब इसी पे जो है सो मामला आके खड़ा हो जाएगा कि आपको सेकुलरिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे होता है टॉलरेंस। तो सेकुलरिटी इट मीन्स दैट टॉलरेंस। तो अब यहाँ पे हिजाब पहन के जाने में दूसरे धर्म के लोगों को इसको मतलब कि सहन करना चाहिए कि ठीक है, वो उनका जो है सो अपना राइट है। लेकिन अब यहाँ पे है कि यह अगर टॉलरेंस रहेगा तो यहाँ पे डाइवर्सिटी भी रहेगी। ओके?
आप लोग जो है सो खुद नोट्स बनाया करो, तब जाके मज़ा आता है पढ़ने का। तो यहाँ पे वियरिंग और नॉट वियरिंग ए हिजाब स्कूल वाइज़ अल्टीमेटली मैटर ऑफ द चॉइस। तो इनका कहना है कि यह मैटर ऑफ द गर्ल्स का चॉइस है। अब यहाँ पे एक यह जो है सो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे, वह एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आपके लिए। तो इनका कहना है कि देखिए गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे यह रख रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि अगर आप हिजाब को बैन करोगे, हिजाब को बैन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो गर्ल्स है का एजुकेशन बैन होगा। अब ये समझिए यह बैन किस लेवल पे होगा, तो यह बैन फैमिली लेवल पे होगा। समझिए यह एक अच्छा पॉइंट है। तो यह बैन जो है सो आपको फैमिली लेवल पे होगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे कि अपने गर्ल्स को स्कूल आना बंद कर देंगे। तो धर्म या हिजाब या सेकुलरिटी के नाम पे किसी की लाइफ से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए आप हिजाब उतरवा रहे हैं, तो यहाँ पे उसके जो है सो प्राइवेसी को भी हर्ट कर रहे हैं। समझिए। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है। इसी चीज़ को यहाँ पे यह कह रहे हैं कि उनके डिग्निटी या उनके प्राइवेसी को आप हर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहा गया है इनके हिसाब से आपको कोई बैन नहीं किया जाना चाहिए इस टाइप की चीज़ें को। फर्दर ये रिमार्क करते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट साइट इन इंडिया वाज ए गर्ल गोइंग टू द स्कूल लाइक द ब्रदर, और अपने भाई की तरह एक गर्ल्स स्कूल जा रही तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और उसके बाद में ये कहते हैं कि आर वी मेकिंग द लाइफ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड एनी बेटर बाय द आपको डिनाइंग द एजुकेशन। तो आप हिजाब नहीं तो एजुकेशन भी नहीं, क्योंकि गर्ल्स जो आपकी फैमिली है वो जाने ही नहीं देगी। तो फिर उनके हिजाब के चलते एजुकेशन चला जाए, यह तो नहीं हो सकता। तो इसी के बारे में यहाँ पे इनका रिमार्क है। ठीक है, और इस केस को जो है सो अब लार्जर बेंच को भेज दिया जाएगा, अब वहाँ से जो आएगा। लेकिन इनके पॉइंट ऑफ व्यू जैसे एक तरह से कहा जाए तो मतलब कि फ्रूटफुल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अनफ्रूटफुल है। अब इंडिया ने एब्सटेंड किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन अगेंस्ट द रसिया। तो रसिया के अगेंस्ट जो रिजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है, उसको जैसे इंडिया ने उसको एब्सटेंड किया है। इंडिया जो है सो एब्सटेंड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वेडनेसडे दैट कंडेम करना रसिया जो है सो इलीगल रेफरेंडा एंड अटेम्प्ट टू एनेक्स द पार्ट ऑफ द यूक्रेन। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो उनका डिसीजन है कि यूक्रेन के कुछ पार्ट को लेने का, तो यहाँ से जो है सो इंडिया, यह इंटरनेशनल रिलेशन में आता है। ज़ाहिर-सी बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा जो है, जब पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ है, तो वहाँ पे हमेशा जो है सो रसिया ने हमारा सपोर्ट किया है और वेस्टर्न कंट्री ने हमारा सपोर्ट नहीं किया है। तो हमारा भी अपना दायित्व बनता है कि हम लोग भी अभी इस टाइम पे रसिया का सहयोग करें। और यह आईआर में आपको इंटरनेशनल रिलेशन का यह पॉइंट हो गया। इसरो ने ऑन नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल में एज्यूम पीएसएलवी रोल। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसरो का जो है सो पीएसएलवी का ये जो कार्यक्रम है यह क्या है। इंडिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो डेवलपिंग ए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसको समझना है कि यह क्या है। ठीक है, तो यह जो है सो आपको नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल will one day replace the operational system like the पोलर पीएसएलवी को। तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो होगा वह क्या करेगा कि आपके पीएसएलवी को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा आने वाले समय में। ठीक है, तो यह जो इसरो इस पे अभी टेस्ट कर रहा है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को हम लोग डब्ड द ट्रस्टेड आपको वर्क हॉर्स के रूप में इसको देखते हैं कि यह जो है सो हमारा ट्रस्टेड वर्क हॉर्स है और इससे हमारा बहुत सारा सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करते हैं। लेकिन समय के साथ में यह आने वाले समय में क्या होगा कि यह रिटायर होने वाला है। इस पे बात की गई है कि आने वाले समय में यह क्या होगा, रिटायर हो जाएगा। उसके बाद में जो है सो मिस्टर सोमनाथ हैं ड्यूरिंग द 3 डे इंजीनियरिंग कॉन्क्लेव 2022 में ओपन किए हैं कि लिक्विड propulsion सिस्टम सेंटर जो है सो आपको वलियामाला जो है सो थर्सडे यहाँ पे ये बात कही गई है। और साथ में नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसरो इज अंडर स्टूड ए, जैसे एक तरह से कहा लुकिंग एट द कॉस्ट इफिशिएंट भी होगा। और 3 स्टेज आपको रीयूजेबल हेवी लिफ्ट व्हीकल होगा विथ पेलोड कैपेबिलिटी 10 टन का होगा। ठीक है, और यहाँ पे जियो स्टेशनरी
ट्रांसफर ऑर्बिट में जीटी वो जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल विल आपको फीचर आपको सेमी क्रायोजेनिक propulsion फॉर द बूस्टर स्टेज विच चीपर एंड एफिशिएंट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे यह कहा गया है कि बिलीव एटलीस्ट 10 टन्स कैपेबिलिटी ऑफ द जीटीओ इज ए नीडेड। हमें आज के डेट में जो है सो जनरली क्या होता है कि ऑर्बिट जो होता है अर्थ के चारों तरफ का जो है सो ये अर्थ हो गया आपका, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें क्या है कि एक पोलर होता है और एक इक्वेटोरियल होता है, ठीक है। तो स्टेशनरी वाले को हम लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं और पोलर जो है सो आपको पोल टू पोल चक्कर लगाता है। तो पहले हम लोग सीधे ऑर्बिट में नहीं भेजते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं उसको कि हम लोग पहले उसको नीचे वाले ऑर्बिट में और फिर धीरे से उसको ट्रांसफर करते हैं उसके मेन ऑर्बिट में। तो उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि यह जो होगा यह सिंपल होगा, रोबस्ट डिजाइन होगा। तो अभी देखिए यह एक इनका कयास है या इस पे काम चल रहा है, तो अभी इस पे आउटपुट आने दीजिए तो जाके यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बनाएगा, नहीं तो ऐसे जनरल क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ठीक है। इसलिए अपने आप को यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, वह न्यूज क्या है कि इसरो ने यहाँ पे प्रपोज किया है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो इसरो ने प्रपोज किया है डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर द सपोर्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे जो है सो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सैटेलाइट कैसे मदद कर सकता है। तो इसमें दो तरीके से यह मदद होगी। एक तो आपको जो है सो आपको यह बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट है और एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यह आपके पेपर 3 में आता है, ठीक है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और साथ में सैटेलाइट, और इसे यूपीएससी बराबर क्वेश्चन बनाते रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसरो जो है सो प्रपोज कर रहा है कि डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर सपोर्टिंग द कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पे आपको एस सोमनाथ जो हैं जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, इनके द्वारा यह बात कही गई है। तो डिस्कशन हैव बीन हेल्ड विथ द यूनियन डिस्कशन हेल्ड किया गया है आपके यूनियन यूनियन जो है सो आपको स्पेस एजेंसी एस सोमनाथ होगा। डिस्कशन हेल्ड किया गया है यूनियन आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द प्रपोज भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम। तो यह जो है सो किसके तहत में यह किया गया है, तो भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत में मिस्टर सोमनाथ है वो अपने साइड से जो आपको इसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंजीनियर कॉन्क्लेव 2022 में जिसमें आपको एनजीएलबी के बारे में बात किया गया है एट द लिक्विड प्रोपोर्शन बोलते कि एलपीएससी सेंटर जो कि आपको वलियमाला में है। मिस्टर सोमनाथ कहते हैं यहाँ पे कि मैं आपको मिनिमम ऑफ द 2 सैटेलाइट विल नीडेड टू आपको गारंटी द एडेक्वेट कवरेज ऑफ द इंटायर एग्रीकल्चर एरिया के लिए कम से कम 2 सैटेलाइट की ज़रूरत है यहाँ पे। और साथ में दे विल एड टू आपको गेमआउट ऑफ द फार्म रिलेटेड एक्टिविटी टू द क्रॉप, आपको फॉरकास्टिंग हो गया, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, सॉइल डेटा हो गया, जनरेशन ऑफ द क्रिटिकल डेटा रिलेटेड टू ड्रॉट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में और मेंस में सैटेलाइट का यूज क्या है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो यही चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। बाकी ये सारी बातें की गई वो बकवास है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ द सैटेलाइट इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आपको यही बातें लिखनी है कि सबसे पहले हमें फॉरकास्ट, वेदर फॉरकास्ट, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कहाँ करना है, कितना करना है, किस एरिया में करना है, इरिगेशन कहाँ देना है नहीं देना है, सॉइल के डेटा और साथ में डेटा रिलेटेड टू ड्रॉट, ये सारा चीज़ को हमें शो आउट करना है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सैटेलाइट। क्रॉप इल्ड डज नॉट जो है सो आपको हैपन ओवर ए वीक में, इसके लिए हमें टाइम लगता है। बोलते इट हैपन्स ओवर ए पीरियड, आपको ए फ्यू मंथ्स में ये सारा चीज़ होता है। आपको पता है कि हमारे पास में रबी खरीफ और जो है सो जायद 3 फसल है और इसमें जो है सो 4-4 महीने का टाइम लेते, 4-3 12 महीना हो गया, तो इसमें हमें टाइम लगता है। आवर सैटेलाइट टुडे जस्ट नॉट द एनफ, सो यू नीड टू पुट एडिशनल सैटेलाइट। अब कहा गया है कि जितना आज के डेट में सैटेलाइट काम कर रहा है वो उतना एनफ नहीं है, हमें और सैटेलाइट की ज़रूरत है। तो आपको इसको मेंस आंसर राइटिंग में इसको ऐड कर सकते हैं, इंटरव्यू में बता सकते हैं। अब यहाँ पे सैटेलाइट कौन-कौन सा आज के डेट में काम कर रहा है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। द सैटेलाइट विल बी ऑन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ,
तो यहाँ पे जो सैटेलाइट होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का होगा, नॉट बाय द इसरो। और यह जो है सो इसरो का नहीं होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का होगा। और इसरो उसको जो है सो ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करने का काम करेगा। उसके बाद में यहाँ पे कहा इसरो विल प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट, और इसरो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट देगा। उसके बाद में यहाँ पे इनके सजेस्ट करना है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल, यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहे हैं मिस्टर सोमनाथ जो है सो सजेस्ट कर रहे हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल विल बी क्रिएटेड फॉर ए एड्रेसिंग द आपको करंट डेफिशिएंसी इन द अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी एंड डेटा यूटिलाइजेशन में। तो यहाँ पे जो है सो अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल को आप क्रिएट कीजिए, तो आने वाले टाइम में आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल हो सकता है क्रिएट किया जाए, जिसमें जो है सो जो लेकुना है या जो कमियां हैं उसको यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा, ताकि उस डेटा का सही से यूटिलाइजेशन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है आपको करंट डेफिशिएंसी इंक्लूड द डिसकंटिन्यूटी द अर्थ ऑब्जर्वेशन आपको में लो यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिमोट सेंसिंग डेटा, टेक्नोलॉजी गैप है, और एब्सेंस ऑफ द स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म फॉर द डेटा प्रोसेसिंग एंड द डेसिमेशन रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बात किया गया है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे बात किया गया है। इस पूरे आप देखिएगा इसमें तो आपको 2 ही 3 पॉइंट आपको सही सलामत दिखेगा, और वह 2-3 पॉइंट यही है और कुछ नहीं है। कि वह क्या है कि आपको करंट डेफिशिएंसी इंक्लूड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ अब यहाँ पे एक हो गया कि सैटेलाइट का यूज, और दूसरा हो गया यहाँ पे कि हमारे साथ में जो सैटेलाइट है उसका हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लो यूटिलाइजेशन अवेलेबल रिमोट सेंसिंग जो डेटा है उसका हम लोग यूज ही सही से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी का गैप है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा हो गया एब्सेंस ऑफ द स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म फॉर द डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। और जो डेटा हमारे पास चाहिए है वो उसका जो है सो इंडस्ट्री को वह डेटा चाहिए, वह उसका यूज भी नहीं कर रहा। तो ये ओवरऑल आपका पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे बस आपको एक ये पॉइंट को ध्यान रखना है, आप ये कहीं पे अपना नोट्स बना लीजिए। और दूसरा पॉइंट आपका ये है, यही 2 पॉइंट को आप ध्यान रखिए, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। बट आप ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। नेक्स्ट आपका है कि आपको पिलग्रिमेज रश टू द चार धाम यात्रा क्रिएट्स ए न्यू रिकॉर्ड इन दिस ईयर। अब देखिए कि जो चार धाम यात्रा है, यह सबसे पहले बात आती है कि यह कहाँ पे है। इंडिया में, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप इंडिया के मैप आप देखेंगे तो यहाँ पे है, यह जो है सो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और यहाँ पे जो है सो आपको पता है कि हाईवे बनाया गया है, और हाईवे बनाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा नौटंकी चला था सुप्रीम कोर्ट में, और काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई थी इस मैटर को लेकर के। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, अपने काम के पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो चार धाम यात्रा जो है सो उत्तराखंड विटनेसेस द हाईएस्ट एवर फुट फॉल दिस ईयर विथ द 40 लाख पीपल ट्रेवलिंग फॉर द 4 हिमालयन श्राइन्स बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको 40 लाख लोग जो हैं सो इस 4 जगह पे गए हैं। यात्रा बिगेन ऑन द मई आपको 3 से दिस आपको ये तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है यार। फॉलोड बाय द ओपनिंग ऑफ द पोर्टल केदारनाथ टेम्पल ऑन द मे 6 एंड द बद्रीनाथ 8। अब ये सारी चीज़ें जो हमारे डेटा दी है, इसके बिल्कुल इसके हमें मतलब नहीं है। हमें जो काम की चीज़ है उसी पे फोकस मारना है। तो हमारे काम की चीज़ के हिसाब से अगर आप देखिएगा इसको, तो यहाँ पे चार धाम यात्रा के बारे में जो डेटा है, या कहिए कि जो आपका चार धाम यात्रा के बारे में जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है, तो वहाँ पे जो हाईवे है, इकोनॉमी है, इससे रिलेटेड चीज़ें अगर होगी तो अपन बात करें, नहीं तो नहीं करें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ हमें नहीं लगता है कि है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और चार धाम जो हाईवे है उसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले बात किया है। अब हमने आपको यहाँ पे कुछ है नहीं, देखिए यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन देखिए यह जो है सो ये स्तूप के बारे में इंडियन कल्चर में आपको पढ़ना है कि स्तूपा का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, और यह कल्चर से कोरिलेट करता है। यह भी एक इंडिया का जो है सो एक आपको एक तरह से कहा जाए तो इंडिया का एक गुड, एक तरह से कहा जाए तो वे ऑफ लिविंग रूल है, ठीक है। गुड वे ऑफ लिविंग रूल है, लेकिन समय के साथ लोग इसको भुला दिए या ख़त्म कर दिए, या इसमें कमियां हो गई।
तो सारे रिलीजन जो है सो मैन को आपको एक कल्चरल या कहिए कि कल्चरल हो गया और सिविलाइज्ड पीपल बनाने के लिए ही बनाए गए थे। जिसमें वो भी यह भी एक है, हालाँकि यह जो है सो वे ऑफ लिविंग ही है, इसमें रिलीजन का कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन मैंने आपके लिए डाला है कि देखिए स्तूपा का कैसे ये सारी चीज़ें हैं और इंडिया में एक समय में इसकी इतनी बोलबाला थी कि उस टाइम कोई धर्म नहीं था और आज देखिए यह जो है सो अपने आप को गौन करते हुए दिख रहा है। तो यह एक समझिए कि आपका एक तरह से कहा जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ आवर कल्चर के रूप में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्प्लिट ओवर द हिजाब को लेकर के हमने आपसे जो बात कही है कि दोनों जज का अपना अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसी चीज़ को लेके एक आर्टिकल है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। A two-judge bench of the Supreme Court has been unable to resolve the conflict between the girls' student freedom to अब यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट जो है सो आपका फ्रीडम टू वियर ए हेड स्कार्फ एंड साथ में स्टेट इंटरेस्ट इन कीपिंग द स्कूल प्लेस इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे बात किया गया है। आपका एक इक्वालिटी है, दूसरा क्या है सेकुलरिज्म है। It is बोलते हैं unfortunate that the clear verdict did not emerge from the elaborate argument advanced before the court for the against the Karnataka government bar on the wearing the hijab। जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो गर्ल्स है उसको जैसे स्कूल में हिजाब पहन के आने पर बैन लगाया है, उसमें 2 जज की बेंच जो है सो अभी तक जो है सो अलग-अलग जजमेंट दे करके और इस मैटर को उलझा दिया है अकॉर्डिंग टू द राइटर। द स्प्लिट वर्डिक्ट परहैप्स रिफ्लेक्ट करता है डिवीजन ऑफ द वाइडर सोसाइटी ऑन द इशू ऑफ द कंसर्निंग सेकुलरिज्म। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका स्प्लिट वर्डिक्ट है, यह जो है एक तरह से वाइडर सोसाइटी में सेकुलरिज्म को लेकर के कंसर्निंग आपको कंसर्न है सेकुलरिज्म एंड साथ में माइनॉरिटी इशू को लेकर के यहाँ पे शो कर रहा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता रिजेक्टिंग द आइडिया दैट हिजाब कुड बी worn in the addition to the uniform has held that permitting one community to wear the religious symbol to class will be बोलता है कि एंटीथेसिस ऑफ द सेकुलरिज्म। मतलब कि अगर आप जो है सो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, सेकुलरिज्म का मतलब यही है, अगर आप पहन के जाते हैं तो है जो सो एंटीथेसिस हो जाएगा। जस्टिस सुधांशु धुलिया ऑन अदर हैंड रूल दैट आस्किंग द remove the head scarf at the institution gets an invasion of their privacy and dignity। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 की बात की जा रही है और यहाँ पे आर्टिकल जो है सो 25 की बात की जा रही है। तो रिलीजन जो है सो आपका आर्टिकल 25 में आता है और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में आता है। तो इस आर्टिकल से यह आर्टिकल ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है, ठीक है। और द हिंदू का जो टोन रहता है वो हमेशा अगेंस्ट द गवर्नमेंट रहता है, तो उसके हिसाब से ये प्रूव करने के राइटर कोशिश करेंगे ही करेंगे। आप देखिएगा द इशू इज वे हेड स्कार्फ हेड डज नॉट आपको इंटरफेयर विथ द यूनिफॉर्म कनेक्ट में मैटर ऑफ द चॉइस विदाउट आपको एक तरह से बीइंग द टारगेट ऑफ द होस्टाइल आपको डिस्क्रिमिनेशन एंड वेदर द हिजाब इज गोइंग टू बी द यूज्ड ए डिनाई गर्ल्स स्टूडेंट राइट टू एजुकेशन। और यहाँ पे जैसे धुलिया साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ये ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस धुलिया रिप्रेजेंट करते हैं व्यू पॉइंट व्हेन द असर्ट दैट डिसिप्लिन शुड नॉट बी द कॉस्ट ऑफ द फ्रीडम। अब इनका कहना है कि जो डिसिप्लिन है चूँकि पहले वाले में जो जज साहब हैं उन्होंने डिसिप्लिन और इक्वालिटी की बात कही है कि डिसिप्लिन से इक्वालिटी आती है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये धुलिया साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो था उसके आधार पे यहाँ पे इनका कहा गया है कि डिसिप्लिन जो है सो आए, लेकिन फ्रीडम को लूज़ करके अगर डिसिप्लिन आ रही है तो उस डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं है। ओके? उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें आपका तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आज तो। उसके बाद में जस्टिस गुप्ता ऑन अदर हैंड बोलता है कि आपको फॉर ग्राउंडेड इक्वालिटी एंड डिसिप्लिन आपको इक्वालिटी एंड डिसिप्लिन जो है सो इसेंशियल हॉलमार्क फॉर द सेकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए ये जरूरी है बोलते हैं डाइवर्स कंट्री में एंड रूल्स दैट द गवर्नमेंट वायलेट्स द नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल व्हेन इन्फोर्सिंग prescribed uniform। He goes to the extent of the saying to constitutional goal of the fraternity would be defeated if students are permitted to carry their uh, apparent religious symbol with them to the classroom। The split verdict has given rise to the question of the whether matter on which opinion could be आपको sharply divided and have significant
पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन शुड बी प्लेस्ड बिफोर द डिवीजन बेंच इवन नंबर में। अब यहाँ पे बात आएगी कि जो है सो इन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट द कर्नाटका गवर्नमेंट मैंडेटिंग आइदर प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म और एनी ड्रेस that was interest of the unity, equality and public order uh, was seen as a आपको majoritarian assertion in the grave of the enforcing secular norms, equality and discipline in education institution. A verdict that legitimize करेगा non inclusive approach to the education। तो यहाँ पे जो वर्डिक्ट है वह इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है एंड पॉलिसी डेट में लीड टू द डिनाइल अपॉर्चुनिटी ऑफ द मुस्लिम वोमेन। जो हमने बात पहले कही है उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि इस ऐसे अप्रोच से जो गर्ल्स कैंडिडेट है उसके एजुकेशन हैम्पर होंगे, जो कि धुलिया साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा हमारा ये एडिटोरियल है कि आपका डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया द मंडल वे। अब इंडिया में डेमोक्रेसी आ रही है और मंडल कमीशन को लेकर के जो बातें कही गई है उस पर राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो थोड़ा समझने का हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू को कोशिश करते हैं कि यह क्या है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया मंडल वे के बारे में क्या कहते हैं राइटर साहब, तो चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको। और यह जो है आपको पेपर 2 में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि इन हिज बुक द एज ऑफ द कली इंडिया ट्रेवल्स एंड इनकाउंटर्स विलियम जैसो डोरलिम्पल रोड करते हैं 10 years एगो एवरी सेकंड पर्सन एट द डेल्ही ड्रिंक्स आपको पार्टी सीम टू बी आइदर एन ओल्ड आपको स्कूल फ्रेंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और साथ में मेंबर ऑफ द कैबिनेट। अब ये पुराना बात हो गया, अब नया बात है क्वाइट सडनली नो वन इन दिल्ली नो एनी वन इन द पावर ए मेजर डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन हैज टेक प्लेस ऑलमोस्ट ऑन नोटिस है लिविंग आपको अर्बन एंग्लिसाइज्ड इलाइट ऑन द मार्जिन्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में एंड साथ में मीट मिस्टर जैसो डालमपल एट द लेट समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह रिमार्क करते हैं आफ्टर हिज एलिवेशन ऑफ द नेशनल कैबिनेट इन द 1996 में फॉर द फर्स्ट टाइम द पावर हैड कम टू अनप्रिविलेज एंड साथ में ऑपरेस्ट एंड वी विल यूज द इंश्योर देयर लॉट इन द बेटर्ड द सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट हैड लेड दिस फिनोमेना नोन एज द मंडल। अब इसको कहा गया है कि चूंकि ये पूरा जो है सो बातें की गई है, कोई राइटर का मैटर को उन्होंने रखा है। अपने को क्या चीज़ देखनी है अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, तो जो आपका बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्टमेंट किया गया है उसको जो है से यहाँ पे सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट को यहाँ पे मंडल कहा गया है। डेमोक्रेटिकली चेंज द आपको डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी ऑफ द पीपुल रिप्रेजेंटेटिव इट इज़ नो वंडर देन दैट स्कॉलर आपको क्रिस्टोफर आपको जेफर लॉर्ड कॉल इंडिया जो है सो साइलेंट रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको देखिए यह जो बातें की गई है आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, इंटरव्यू में जरूर इस टाइप का अगर राइटर आपको जो इंटरव्यूअर है अगर वो न्यूज पेपर पढ़ रहा है तो पूछ सकता है कि इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको मंडल कमीशन के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे बात किया गया है ऑन द सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सोशल जस्टिस आपको डिस्कोर्स इन द मॉडर्न इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द इनिशिएटिव ऑफ द सोशल रिवॉल्यूशन सच एज द ज्योतिबा फूले हो गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को तो इसको सोसाइटी से भी आप जोड़ सकते हैं। ज्योतिबा फूले हो गए, सावित्रीबाई फूले हो गए, उसके बाद में साहू जी महाराज हो गए, पेरियार ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल के टाइम पे ये लोग थे। बट सस्टेन्ड इंटरवेंशन विथ द कॉन्क्रीट आउटकम इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन सरफेस्ड ओनली विथ द अम्बेडकर। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये लोग जो है सो अपने लेवल पे काम कर रहे थे। पॉलिसी में जो सबसे पहले कोई आया और जो है सो जो आपको साइलेंट रिवॉल्यूशन के बारे में या कहिए कि दलित को अपलिफ्टमेंट के बारे में कोई बात करता है तो वह अम्बेडकर बात करते हैं। और यहाँ पे आपको अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो यहाँ पे बात होती है डिप्रेस्ड क्लास की, जो दलित हो गया एंड ट्राइबल्स आदिवासी हो गया एज दे वेयर टर्म बाय द कॉलोनियर्स।
वी ऑलरेडी लिस्टेड एज ए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और इनको जो है सो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में रखा गया रेस्पेक्टिवली बाय द 1935 में। 1935 में इसको शेड्यूल कास्ट में रखा गया। उसके बाद में हम बात करेंगे और इनको रिजर्वेशन दिया गया। तो रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन में है और एम्प्लॉयमेंट में है, और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी पे कैप्चर होगा, और जब इकोनॉमी पे कैप्चर होगा तो जाहिर सी बात है कि वह आदमी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की भी समाज में कोशिश करेगा। बट ए लार्ज सेक्शन ऑफ द बैकवर्ड, आज के डेट में ये सब होने के बावजूद भी एक लार्ज सेक्शन आज के डेट में बैकवर्ड है, एंड साथ में ऑक्यूपेशनल कास्ट ग्रुप रिमेन्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो है सो एक लार्ज कास्ट जो है सो आज के डेट में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, हैंस देयर प्रेजेंस इन द ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, एकेडमिया और जो है सो मीडिया रिमेंड जो है आपको बहुत कम है। तो लार्ज, चूंकि आपका जो है सो कुछ सम सेक्शन ऑफ द पीपल आगे निकल गए, और उन्हीं सेक्शन ऑफ द पीपल जो आगे निकले उन्हीं में से रिजर्वेशन अप टू रिजर्वेशन, रिजर्वेशन अप टू रिजर्वेशन में उन्हीं का खानदान आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे भी जो है सो क्या किया गया, रिजर्वेशन ने क्या किया कि कुछ लोगों को अपलिफ्ट किया और बाकी लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि फिर जो नीचे है बेचारा और जो ऊपर निकल गया है किसी आईएएस, कोई मान लीजिए एससी का टीना डब्बी मान लीजिए एससी से आती हैं, आज जो आईएएस बन गई हैं, तो उनका बच्चा भी आईएएस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। लेकिन एक आपको एससी कोई गांव में रहता है, उसके साथ वो कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो जो एक बार रिजर्वेशन ले लिया वो आगे बढ़ गया। हम ये ज़रूर मानते हैं कि वह जो सो सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है। और एक बार इकोनॉमी पे आपकी कैप्चर हो गई, तो सोशली बैकवर्ड को आप उसको जो है सो टैकल कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एकदम नीचे स्तर पे है, एक्चुअल में कॉम्पिटिशन उसके स्तर पे होना चाहिए, तब तो जाकर के ओवरऑल अपलिफ्टमेंट होगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर विटनेस करता है नेहरूवियन सोशलिज्म। तो हम लोग यहाँ पे जो है सो इंडिपेंडेंस के बाद में नेहरू एरा आता है, जो कि आपको लगभग 10-12 साल तक चलता है। द पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिमेन इन द ग्रिप्स ऑफ द चेरी पिक्ड आपको ब्राह्मणिकल माइंड्स। तो यहाँ पे इनका जो है सो कहना है, एक थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, भारतीय सोशल स्ट्रक्चर को या भारतीय सोसाइटल सेटअप को अगर आप पढ़ेंगे तो चाहे कोई भी कास्ट का हो, देयर इज नो मैटर, आप थोड़ा सा फ्री होकर के पढ़िए कि यू आर एन इंडियंस, तब आपको यहाँ पे पता चलेगा। कास्ट को आप थोड़ा सा साइड में रखें अभी कुछ देर के लिए हम लोग। तो कहा गया है कि जो भारतीय सिस्टम है या नेहरूवियन एरा है, चूंकि नेहरू जी जो है सो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे, तो कास्टिज्म जो है सो यहाँ पे हमेशा हावी रहा है। एट दिस आपको जंक्चर आपको संयुक्ता सोसाइटी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जैसो साउंडेड द आपको कैलोरियन कॉल, जैसो आपको संसोपा ने जैसो बोंधी ग्रांथ पिछदा पावर साउ में साथ। अभी हमें नहीं पता इस क्या बोलना चाह रहे हैं, अपने को उधर जाना भी नहीं है। एसएसपी जैसो कमिटेड 60% शेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड डिबेटेड कास्ट क्लास से आपको डिक्टोनॉमी के बारे में। कास्ट और क्लास दो, मतलब दो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो इनके बारे में डिबेट होना चाहिए। इट वाज इन्वेजन दैट बैकवर्ड क्लास वुड बी आपको बैकवर्ड कम्युनिटीज। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो बैकवर्ड क्लास है वह आपको बैकवर्ड कम्युनिटीज है। दिस वाज इंडोर्स्ड बाय द डॉक्टर अंबेडकर हु सेड ए बैकवर्ड कम्युनिटी इज अ कम्युनिटी। अब जो अंबेडकर जी बात कर रहे हैं उसके बारे में, विच इज बैकवर्ड इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट, बट द मंडल रिपोर्ट रीअफर्म करता है with the line a caste can be quite often a social class in India। तो एक क्लास जो है बैकवर्ड क्लास हो गया या फॉरवर्ड क्लास हो गया, डेट इज द सोशल क्लास अकॉर्डिंग टू द मंडल कमीशन। ओके, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेल करता है इगालिटेरियन पॉसिबिलिटी डेट रिजल्टेड इन द टू बैकवर्ड कमीशन। एक केलकर कमीशन 1953 से 55 के बीच में, और मंडल कमीशन 78 से 80 के बीच में। अब इन दो कमीशन बनाने के पीछे का रीजन क्या रहा होगा, आप सोचिए कि उस टाइम पे जो आज जो बात की जा रही है कि क्लास इट मीन्स दैट कम्युनिटी, फॉरवर्ड क्लास इट मीन्स दैट इज अ कम्युनिटी, बैकवर्ड क्लास इट मीन्स दैट अ कम्युनिटी। तो ये दो कमीशन बनाया गया उस टाइम पे, तो सोचिए कि उस टाइम पे स्थिति कैसी रही होगी। आज फिर भी बहुत सुधर गई है। द फर्स्ट डिड नॉट इल्ड एनीथिंग, और जो कालेलकर कमिटी था 1953 से 55 के बीच में, वो कुछ नहीं करता है।
लेकिन मंडल कमीशन से बहुत कुछ आता है। मोबिलाइजेशन कैंपेन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड लेड द मंडल मूवमेंट, और सेकंड जो है सो मंडल मूवमेंट आता है, तो इस पे आप जो आपका दलित है वह अपना आवाज उठाना शुरू करता है। द अनाउंसमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटन वन ऑफ इट्स रिकमेंडेशन ऑफ द 27% रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास इन द सेंट्रल सर्विसेज अगस्त 1990 में। तो मंडल कमीशन के बारे में वीपी सिंह जो है सो इसके बारे में बात करते हैं, और डेट इज नोन एज द मंडल मोमेंट है, इसको कहा जाता है कि ये मंडल मोमेंट है। इवन वाइल मंडल पार्टी लॉस्ट पावर इन द सेंटर, लेकिन मंडल पार्टी जो है पावर लॉस्ट होती है सेंटर में, मंडल इफेक्ट हैज कंटिन्यू रहता है। 73rd एंड 74 अमेंडमेंट हैज आपको सरफेस पे आता है, आइडियल ऑफ द सोशल जस्टिस बाई एक्सटेंडिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट एससी एसटी को, ओबीसी को, और साथ में ओमेन को। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाज आल्सो एक्सटेंडेड ऑल वुमेन। अब देखिए, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये समझ लीजिएगा। एक होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब आज तो हमारे जाके पॉलिटिकल लेक्चर देख लीजिए, किसी भी लेक्चर में जहाँ पे हम लोग आपको फेडरलिज्म को पढ़ाए होंगे, वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझाए हैं, आप जाके देख सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में पड़ा होगा। इन 2006 में, या आप किसी को भी देख सकते हैं, रिजर्वेशन वर एक्सटेंडेड टू द ओबीसी कैंडिडेट इन द इंस्टीट्यूशन हायर लर्निंग में, पॉपुलरली नोन एज द मंडल 2। और 2006 में रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया है ओबीसी कैंडिडेट इन द इंस्टीट्यूशन हायर लर्निंग के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे फ्रेटर्निटी की। ये पॉइंट जो है सो, क्योंकि यूपीएससी से बराबर क्वेश्चन बनाते रहा है, तो फ्रेटर्निटी से आप बस इतना समझिए कि भाईचारा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सिटीजनशिप है वो कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी से आपको को रिलेट करता है। ये आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग जरा पढ़ के सोचिएगा कैसे। तो द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया हैज अंडरगोन ए सी चेंज। तो यहाँ पे कहा गया है कि द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेकुलरिज्म इन इंडिया जो है सो, मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आया है समझ में लोगों को सेकुलरिज्म के प्रति। अभी हमने पहला आर्टिकल जो पढ़ा आज, जो कि हिजाब को लेकर के, वहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोगों ने देखा, एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू को, और एक हम कह सकते हैं कि एंशियंट पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि गुप्ता जी का जो पॉइंट है वो एंशियंट एंशियंट पॉइंट हो सकता है। ये कहिए कि वह जो है सो ऑन द लाइन ऑफ रूल ऑफ लॉ चल रहे हैं, लेकिन आपको जो है सो सुधांशु शायद हैं, वो जो है सो जो पॉइंट पे चल रहे हैं, वह जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो डाइवर्सिटी और साथ में सेकुलरिज्म विद द एप्लीकेशन ऑफ द सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। द रियल टेस्ट ऑफ द सेकुलरिज्म एंड द सोशल डेमोक्रेसी इज हिंज्ड ऑन द म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस ऑफ द कम्युनिटी। अभी इसी बात पे यहाँ पे बात हो रही है कि रियल टेस्ट होता है सेकुलरिज्म और सोशल डेमोक्रेसी का, वह हिंज होता है म्यूचुअल, सेकुलरिज्म और सोशल डेमोक्रेसी जो है सो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सेकुलरिज्म और सोशल डेमोक्रेसी में ही फ्रेटर्निटी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। सेकुलरिज्म जो है सो एक तरह से कहा जाए नीड्स आपको सिचुएटेड विद इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द फ्रेटर्निटी, और सेकुलरिज्म जो है सो कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी को साथ में लेके चलता है, इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका प्रियम्बल चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा है। दिस इंटेल्स करता है इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस एंड साथ में कॉमरेडायर इन द माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर के। मंडल पार्टी चेकमेट था, कम्युनल मोबिलाइजेशन एंड हेट बोलते कि आपको मोग्रेडिंग द राइट विंग को लेकर। देयर वेर टू स्पेक्टुलर पॉलिटिकल डिसीजन इन 1990 द LK Advani and the Lalu Prasad led government in Bihar at the height of the Ram Janmabhoomi movement. Second जो है सो मुलायम सिंह led government उत्तर प्रदेश ordering the people बोलते कार सेवक assemble in the अयोध्या near the बाबरी। तो ये अब मतलब थोड़ा सा जो है सो एंटी सेकुलर के बारे में बात हो रही है अब, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक बार इसको देख ही लेते हैं। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू मेरिट ड्राइव्ड फ्रॉम द मंडल हैज बीन जो सो identifying the socially and the educationally backward caste and community by not letting the religious become the barrier. The conciseness आपको generated by the Mondal आपको demolished ये आपको perception about the Indian Muslim being a आपको homogeneous आपको monolith. Turning around the Mandal also led a emergence of the Pasmanda backward in the Persian movement, movement among the backward Muslim demanding the democratization and the representation. Mandal report fairly recognized a large section of the Muslim and the Christian also converted into the from the Hinduism, but अब यहाँ पे बात किया गया है कि जो हिंदू से कन्वर्ट हो गया है उसके लिए मंडल कमीशन लागू होता है कि नहीं लागू होता है, बट विद द मेजोरिटी ऑफ द कंटिन्यूइंग विथ देयर अर्लियर कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेंट हो गया। द मंडल सिचुएटेड बैकवर्डनेस एट द
इंटरसेक्शनलिटी ऑफ द कास्ट एंड द रिलीजन हो गया। ब्लंडर एंड साथ में कोर्स करेक्शन, अब जो गलती हुई है उसको कैसे हम लोग सुधारेंगे। मंडलाइट पॉलिटिकल पार्टी हैव मेड सीरियस ब्लंडर टू बाय रेस्ट्रिक्टिंग की ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन टू फैमिली मेंबर्स एंड एक्सटेंडिंग फेवरेट द कास्ट ब्रदरन। अब यहाँ पे कहा गया है कि सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई है कि जो लोकल पार्टियां थी या कहिए कि मंडलाइट जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वहाँ पे आज के डेट में परिवारवाद हावी हो गया है, जिसके कारण ये सत्यानाश हो रहा है। However, there could be possible course corrections such as being more accommodative towards the aspiration of the lower caste, such as the economically backward class, और एक तरह से कहा जाए तो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस फॉरेन अलायंस विद द पार्टी आपको चैंपियनिंग द दलित एंड साथ में आदिवासी एजेंडाज, pursuing the quota within the quota women reservation bill which is बोलता है still pending fresh insight and also बोलता है कि fielding more women candidate from the marginalized community का solidarity does not work in the politics में role played by the two Dalit icons आपको काशी राम and the राम विलास पासवान for the mobilization and implementation of Mandal has been immense। तो यहाँ पे देखिए ये जो जितनी भी बात की गई है यहाँ पे जो रिजर्वेशन है आपका और मंडल कमीशन का क्या योगदान है और साथ में इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करने लायक है। तो उसमें से आप नोट डाउन जो कर सकते हैं वो आप एक तो ये है कि मंडल कमीशन क्या है और नेहरूवियन एरा कैसा है। हालाँकि अगर आप कास्टिज़्म पे जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और कास्टिज़्म को आप चूँकि एक सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कास्टिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखिए। लेकिन बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेटर्निटी हो गया और उसका जो है सो एक तरह से कहा जाए तो कुछ 2-3 वर्ड जो थे उसको आप अलग से पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है। 4-5 लाइन में इसको जैसे कंक्लूड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लॉन्ग लिखेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है? आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि फॉलिंग रिजर्व एंड साथ में आपको बोगे ऑफ द आरबीआई रोल। ये जो है सो थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर 3 से रिलेटेड आर्टिकल हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिए कुछ इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देयर इज ए वाइड स्प्रेड आपको मिसकंसेप्शन दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिप्लेटिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू आपको डिफेंड द रुपीज। अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जनरली क्या होता है कि आज के डेट में डॉलर की प्राइस रुपया के बदौलत आपको $1 80 रुपये के बराबर हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर का डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है, तो रुपया ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो डॉलर किसके पास रहता है? तो जनरली डॉलर जो है सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, यहाँ पे भी वही डिमांड सप्लाई का रूल लागू होता है। इकोनॉमी जो है सो डिमांड और सप्लाई पे ही बेस्ड है पूरी इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो है सो डॉलर किसके पास में है? तो डॉलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। तो अब मान लीजिए कि डॉलर को आरबीआई रिलीज करेगा मार्केट में, समझिएगा बात को, तो डिमांड घटेगा, ज़्यादा डॉलर अवेलेबल होगा तो पैसा जो है सो सस्टेन करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि ऐसा करके जो आरबीआई के पास जो डॉलर हैं, जो कि विदेश व्यापार के लिए या इंपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वह डिप्लीट हो रहा है। आरबीआई कैन नॉट सिंपली आपको फ्रिटर अवे इंडियाज फॉरेस्ट रिजर्व एंड हेल्ड मोस्टली इन डॉलर्स बाय द चार्जिंग इट्स आपको नोस्ट्रो अकाउंट विद द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ द न्यूयॉर्क। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल बात हो गया जो कि आपके काम का नहीं है। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे कहा गया है कि आरबीआई को हमने बता दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वह जो है सो फॉरेस्ट रिजर्व को रखता है और मेंटेन करता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सेंट्रल बैंक मे नॉट हैव द बीन आपको एडवेंचरस इन स्विचिंग द करेंसी टू द बूस्ट द वैल्यू ऑफ द रिजर्व। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए राइटर के हिसाब से, बट टू सजेस्ट दैट द आरबीआई हैज डिप्लेटेड देयर फॉरेस्ट रिजर्व फ्रॉम द 642 बिलियन से 537 बिलियन। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि आरबीआई ने यहाँ पे अपने फॉरेस्ट रिजर्व को लूज किया है फ्रॉम द सितंबर 8 सितंबर 21 से लेकर के 30 सितंबर 21 के बीच में आरबीआई ने फॉरेस्ट रिजर्व में से लगभग 100 बिलियन का जो है सो जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसको जो है सो क्या किया है या डॉलर को जो है सो मार्केट में छोड़ा है ताकि रुपया जो है सो बूस्टअप हो, ठीक है। इंटरवेनिंग द आपको सेलिंग डॉलर इन द इंडियन इंटर बैंक फॉरेस्ट मार्केट इट मैनिफेस्टली इररनेस है और यहाँ पे राइटर कहना है कि यह एक इरर है। सेंट्रल बैंक एज द रेगुलेटर प्लेयर एंड द ज्यूरी। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है कि सेंट्रल बैंक जो है वह रेगुलेटर भी है, प्लेयर भी है और जूरी भी है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। RBI intervention and the dollar rupee exchange rate are surely linked, but
क्वेश्चन इज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिजर्व। तो आरबीआई जो है सो इंटरवेंशन कर सकता है डॉलर रूपी एक्सचेंज में, वो लिंक करता है। लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो फॉरेस्ट रिजर्व घट रहा है उसका क्या। To grasp this concept, we need to know who the market player are and how the आरबीआई regulates them। तो यहाँ पे राइटर कहना है कि भाई इसमें मार्केट प्लेयर कौन है और आरबीआई उसको रेगुलेट कैसे करेगा। ठीक है, द मार्केट प्लेयर्स आर ओनली बैंक लाइसेंस्ड बाय द आरबीआई। तो मार्केट प्लेयर में तो सिर्फ बैंक ही हैं जिनको लाइसेंस आरबीआई खुद ही दे रही है। ठीक है, उसके बाद में इंडिविजुअल एंड द कारपोरेट्स कैनॉट इंटर द मार्केट। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडिविजुअल और कारपोरेट्स तो मार्केट में इंटर ही नहीं कर रहे हैं। इंटर कौन कर रहा है? तो इंटर जो यहाँ पे कर रहा है वह कौन कर रहा है? तो यहाँ पे जैसे बैंक कर रहा है, बैंक को लाइसेंस आरबीआई दे रहा है, तो वहीं क्यों नहीं रेगुलेट कर रहा है? राइटर कहना होगा यहाँ पे दे कैन डील ओनली विथ देयर आपको रेस्पेक्टिव बैंक। और यहाँ पे आरबीआई चाहे तो इन बैंक से डील कर सकता है कि आपको देना है या नहीं देना है। दे कैन डील ओनली विद रेस्पेक्टिव बैंक्स हो गया। देयरफॉर द आरबीआई डोमिनेट्स द मार्केट। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आरबीआई जो इस मार्केट में डोमिनेट्स करता है बिंग रेगुलेटर ए प्लेयर एंड द जूरी। तो आरबीआई जो है सो यहाँ पे रेगुलेटर भी हो सकता है, प्लेयर भी हो सकता है और जूरी भी हो सकता है, डोमिनेट कर सकता है इन तीनों फील्ड में। इट इज आपको फेकाइल ए आर्गू डेट द डॉलर रूपी रेट इज मार्क डिटरमाइंड एंड साथ में आरबीआई हैज नो रोल इन इट। और यहाँ पे जो ये गलत कहना हुआ कि आरबीआई का इसमें कोई रोल नहीं है, अब मार्केट डिटरमाइन करती है अकॉर्डिंग टू द राइटर, क्योंकि यहाँ पे जो है सो आरबीआई ही यहाँ पे रेगुलेटर भी है, लाइसेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, रुपया डॉलर भी छोड़ रहा है, तो आप ही के पास तो सारा पावर है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेक्शन 40 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज स्टिपुलेट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स द रेट एट विच आरबीआई सेल बाई और सेल फॉरेक्स बैंक ऑथराइज पर्सन। यहाँ पे सेक्शन 40 में आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से ट्रांजैक्शन जो है सो फॉरेन एक्सचेंज का या डॉलर का वह एस्टिपुलेट करता है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देता है द रेट एट विच आरबीआई सेल बाई और सेल द फॉरेस्ट टू बैंक। अब यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किस रेट पे आरबीआई को फॉरेस्ट रिजर्व को जो है सो बैंक को देना है या लेना है या ऑथराइज पर्सन को। दिस रेट इन टर्न विल बी गवर्न बाय द इंडिया आपको ऑब्लिगेशन टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और यह रेट जो है सो आईएमएफ के हिसाब से डिसाइड होता है। डॉलर रूपी रेट हैज दस बिन सबजुगेटेड दैट यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। तो उस टाइम की बात हो गई। अब यहाँ पे कहा गया है कि इट इज लिटिल वंडर देन दैट द रूपी फेल फ्रॉम द $8 टू द $82 2022 में। अब यहाँ से एक 8 रुपया में $1 मिलता था, आज के डेट में 82 रुपया में $1 मिल रहा है फ्रॉम द 1981 व्हेन आईएमएफ अप्रूव द बिगेस्ट एवर 5 बिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट अबाउट $6.25 बिलियन लोन टू द इंडिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि 1981 में आईएमएफ ने अप्रूव किया 5 बिलियन का लोन जो कि इंडिया को दिया गया। Although the 100 rupee per dollar in the door arts four-way, the target is achievable है। Such in this आपको hegemony of the dollar holders to slam the poor rupee holder to the market their poorer still। अब यहाँ पे जिसके पास डॉलर होगा वो ज़्यादा हीरो बनेगा। उसके बाद यहाँ पे बात किया गया है कि फॉरेस्ट मार्केट इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई विथ द फॉरेस्ट मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई विथ द आपको इम्पेरिबल एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन। ऑल द प्लेयर्स मार्केट आर रिक्वायर्ड टू बी एस्क्वायर और नियर द एस्क्वायर इन द फॉरेक्स पोजीशन में है स्पोर्ट और फॉरवर्ड एट द क्लोज बिजनेस आवर्स ईच डे। और यहाँ पे जैसे जो फॉरेक्स वाले हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। दिस ओवरनाइट लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड ईच बैंक बाय द आरबीआई इवन ड्यूरिंग द डे प्रिस्क्राइब द डेट लिमिट हो गया कैनट बी आपको ब्रीच द आरबीआई इन्फोर्स सच लिमिट स्ट्रिक्टली एज्यूम दैट ऑन द पार्टिकुलर डे द आरबीआई सेल्स द मतलब सेल करके इंटरवेंशन करता है $1 बिलियन इन द मार्केट एंड साथ में वन बैंक बाई दिस डॉलर टू रिमिट देम अब्रोड फ्रॉम द इम्पोर्टर गुड सर्विसेज कस्टमर। If that be so, then funds would have gone abroad anyway since the importer holding and the importer license can remit funds abroad as matter of the right. So आपको 1 billion of the forex reserve आपको depletion is caused not because of the RBI intervention but because of the
इंपोर्ट लाइसेंस ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स। अब यहाँ पे दूसरे एंगल आ जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो एंगल है, जिसमें हम लोग बेचते हैं खरीदते हैं, तो विदेश से जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, और इसके लिए जो लाइसेंस देता है वो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स देता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द सेकंड पॉसिबिलिटी कुड बी आपको परचेजिंग बैंक, आपको विशिंग ए स्पेकुलेट करने वाले हो गए जो बैंक परचेज कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी इज टू इम्पॉसिबल सिंस द आरबीआई डज नॉट परमिट ए बैंक टू परचेज डॉलर्स फ्रॉम द आरबीआई एंड साथ में स्पेकुलेट इंटर बैंक मार्केट। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि ये भी हो सकता है कि आरबीआई जो है परमिट ही नहीं करे सेलिंग और परचेज के लिए। Selling these dollars in the overseas cross currency market is are also prohibited by the central bank. So, unless there is a demand from the bank customer to remit the dollar abroad, the RBI is just not able to sell the dollars in the interbank market due its own रेगुलेशन। समटाइम्स आरबीआई इंटरवीन करता है सेल डॉलर ऑन द बेसिस ऑफ द टेसिट अंडरस्टैंडिंग विथ द अनदर बैंक टू काम द डॉलर रूपी वोलेटिलिटी को लेकर के। इफ सच बैंक बाई 1 बिलियन विदाउट एनी मर्चेंट बेस टू अफेक्ट द रेमिटेंसेस अब्रॉड, then that bank would try to sell these dollars to the other banks which need to remit the funds abroad and their own customer। अब यहाँ पे बैंक जो आपको मिस यूटिलाइज करें उसके बारे में बात किया गया है कि एक आरबीआई से ले लिया, इंटर बैंक ट्रेड करने लगा तो उसको फायदा होने लगेगा, और जाहिर सी बात है डॉलर का वैल्यू बढ़ते जाएगा। बिफोर द क्लोज ऑफ द बिजनेस आवर्स द बैंक हैज टू ऑफलोड एक्सेस डॉलर टू द आरबीआई टू रिमेन विद इन द ओवरनाइट लिमिट। देयरफॉर आरबीआई इंटरवेंशन कैनट डिप्लेट द फॉरेक्स रिजर्व। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि भाई सिर्फ आरबीआई ही नहीं इस एंगल में है, बैंक है और मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी है। द कॉज ऑफ द फॉरेस्ट रिजर्व डिप्लेटिंग इन द बोलते कि अनइमेजिनेटिव इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विदाउट कीपिंग द आरबीआई इन द लूप। मतलब कि इसमें आरबीआई को बिना लूप में लिए ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसके कारण भी रुपी और डॉलर का वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही है। इफ़ द आपको डायग्नोसिस बाय द स्पिन डॉक्टर इन द रॉन्ग देन जैसो कंडीशन ऑफ द पेशेंट कैन ओनली वर्सन। मतलब कि सही से आपको डायग्नोसिस करो तो प्रॉब्लम होता ही है, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि अब यहाँ पे आपको जो भी डॉलर के बारे में और रुपया के बारे में लिखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे पॉइंट को मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें 3 प्लेयर हैं, एक आपको आरबीआई हो गया, दूसरा बैंक हो गया, तीसरी मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हो गई। और 3 पॉइंट के बारे में अगर प्रॉपर लिखेंगे तब जाके आपको नंबर मिलेगा। द आरबीआई नीड्स दिस सेल। अब यहाँ पे कहा गया है कि आरबीआई को इसमें देखना चाहिए द इंडिया ट्विन डेफिसिट ट्रेड एंड द करंट अकाउंट आर मैटर ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे लगातार जो है हमारे ट्रेड में और करंट अकाउंट में जो डेफिसिट आ रहा है वो एक कंसर्न का पॉइंट है। इट इज इम्परेटिव दैट द ट्रेड आपको कंट्रोल रेगुलेशन फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन फ्लो ऑफ द फंड्स इन द एग्जैक्टली एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन आर बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटेड आपको रिगोरसली बाय द आपको इमेंसली द टू प्रिफर्ड बाय द सेपरेट सेल विद इन द आरबीआई। कंट्रोल में भी आपको पॉपुलर वर्ड बोलते कि वर्ड हो गया, बट इंडिया रिमेंड आपको अनस्कैस्ड आपको 11 ब्रदर क्राइसिस 2008 ओनली बाय द डेप्ट हैंडलिंग द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन बाय द आरबीआई। तो यहाँ पे जो बातें ओवरऑल कही गई है कि हमें जैसो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को और डॉलर को हमें अगर सही रास्ते पर ले आना है तो हमें आरबीआई को, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को और साथ में आपके इन तीनों को लेकर के हमें पॉलिसी बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डज इंडिया नीड ए पॉपुलेशन पॉलिसी, इसके बारे में एक आर्टिकल छपा है। तो पॉपुलेशन पॉलिसी पे तो हम लोगों ने काफ़ी देर बात किया है पहले भी, तो इस पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है, क्योंकि 1 घंटा से नहीं टाइम नहीं बचा है तो हम लोग इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट कंटेस्ट में आते हैं तो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है सो डिक्लाइन वे में है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का कहना है। उसके बाद द हाउस तक होल्ड्स अंडर द मनरेगा हैड नो वर्क ड्यूरिंग द कोविड में स्टार्टअप फंडिंग जैसे डिक्लाइन हो रहा है। स्पेन लॉन्च यूरो सब्सिडी प्लान टू वेदर राइजिंग प्राइसेस को लेकर के यहाँ पे यूरो सब्सिडी प्लान लेके आया गया है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे रिपोर्ट द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट को लेकर के है, जो कि हमारे काम की नहीं है। द इंटरनल बोलते कि इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग दिल्ली में हेल्ड हो रही है। उसके बाद में ये हमारे जैसे आपका टेक्नोलॉजी कैसे जैसो आपको सिनेमा को चेंज करो उसके बारे में बात किया गया है। हिजाब बैन विल कंटिन्यू, कर्नाटक स्कूल कॉलेज में अभी भी बैन है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई वर्डिक्ट ही नहीं आया तो जो सिचुएशन है वैसे ही लागू है। लार्जर बेंच के पास इसको भेज दिया गया है। नॉट मोबाइल कांग्रेस विदाउट द गांधी, ये लोग जो है ना ये चमचे हैं, बेवकूफ़ लोग,
ठीक है ना? ये इतने बड़े चमचे हैं कि पूछो मत। एट कजाकिस्तान मीटिंग इंडिया टर्म्स द पाकिस्तान एपिक सेंटर ऑफ द टेररिज्म। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कजाकिस्तान में जो टेररिज्म के लिए एपिक सेंटर कौन है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान है इंडिया के लिए। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो सेंट्रल हेल्प करेगा कि पैडी स्ट्रोक पैलेट यूनिट्स टू अरेस्ट द स्टेबल बर्नर्स जो है उनको अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे सेंटर जो है यहाँ पे मदद करेगा उसके बारे में। उसके बाद मनरेगा जो है मेड अप 80% इनकम लॉस ड्यूरिंग द पैंडमिक के में ऐसा बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे जो है सो हमारे मुर्मू साहिबा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है सो यहाँ पे स्टेट कनेक्टिंग ट्रेन चलाई हैं, उसके बारे में बात किया गया है। एक्विस्ट ऑफ द घोस्ट कैट मतलब कि बेस्ड ऑन द लोर। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारे स्नो लेपर्ड हैं उसको लेकर के अभी यहाँ पे काउंटिंग चल रही है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश उसके आसपास के एरिया में। तो इसके बारे में बात किया गया है यहाँ पे। वर्ल्ड में देखिए क्या चल रहा है, तो जीरो को ये आपको कोविड से रिलेटेड हो गया। और अर्दोगन पुतिन के बीच में अब टर्की और रसिया जो है आजकल दोस्त के ज़रा चल रहे हैं। और यहाँ पे गैस हब बनाने के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में ईरान प्रेसिडेंट एक एक्सक्यूज यूएस टू आपको डीस्टेबलाइजिंग द एमिड प्रोटेस्ट में ईरान जो है ईरान में यूएस जो है अपना योगदान निभा करके और ज़्यादा इसको प्रोटेस्ट को ख़राब कर रहा है, इसके बारे में बात किया गया है। इन्फोसिस का जो है यहाँ पे 11% जो है नेट राइज हुआ है, फोरकास्ट जो है यहाँ पे। फूड इन्फ्लेशन और राइज होने वाला, इसके बारे में बात किया गया है। इकरा फ्लैग फिजिकल स्पेस जैसो स्पेस ऑफ द 7.4 लाख करोड़ 13 स्टेट कैपेक्स में जो बात किया गया है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।